हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन सर्कुलर मोशन के नाम, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, डायनामिक्स वाला पार्ट एंड एनर्जी वाला पार्ट। आज का सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में आप जो मैं पार्ट पढ़ाऊंगा वो आप नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और अपने माइंड में डालते हुए चलेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज जरूर आप पूछें कमेंट में, एंड हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे सेशन पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, उसकी डिस्टेंस, जिस पाथ पे वो घूम रहा है उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बराबर हो, तो वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। और जो डिस्टेंस जो होगी उस फिक्स पॉइंट से उस पाथ की, उसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडियस। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि हमारा ये पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर। क्या कहलाएगा? सेंटर। क्लियर? इस सेंटर से उस फिक्स पाथ की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ये जो रेडियस है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब उस पार्टिकल पे ऑब्जर्व किया जाए तो ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 से इस पोजीशन पे था, कुछ टाइम बाद t इक्वल टू t1 पे ये पार्टिकल थीटा डिस्प्लेस कर गया। क्या कर गया? थीटा डिस्प्लेस कर गया। तो ये जो थीटा है ये हमारा क्या है? एंगुलर पोजीशन। मतलब वो कितना डिस्प्लेस कर गया, दैट इज एंगुलर पोजीशन इसकी कहलाएगी। किसी सर्टेन एंगल पे वो वहां पे पहुंच गया, तो ये थीटा हमारा क्या कहलाएगा? एंगुलर पोजीशन कहलाएगी। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सॉरी ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लेके चलते हैं पॉजिटिव साइन। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो आप इस थीटा एंगल को क्या लेके चलोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेके चलोगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इफ आई टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ले चलता हूँ, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? ऐसे। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ तो हमारी एंगुलर पोजीशन को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर? एंगुलर पोजीशन क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर पार्टिकल जो है जब यहां से यहां डिस्प्लेस करता है, जो हमारा इनिशियल थीटा क्या था? इनिशियल यहां पोजीशन पे थीटा क्या था? 0। ठीक है, कुछ टाइम बाद थीटा हमारा यहां पे जब पहुंचा तो हमारा कुछ डिस्प्लेस कर गया, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये हमारा आर्क लेंथ है डेल्टा एस, दैट इज आर्क लेंथ। डेल्टा एस क्या है? आर्क लेंथ बाई आर इज द रेडियस। ठीक है, तो ये याद रखना, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर, ये रिलेशन होता है। डेल्टा एस क्या है? दैट इज व्हाट? आर्क लेंथ बाई रेडियस, दैट इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है यूनिट? एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पार्ट पूछा जा चुका है कि हमारी जो रेडियन वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी क्या डायमेंशन होती है। याद रखना, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब देखो कन्वर्जन आता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। देखो क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब आपको सपोज करो 1 डिग्री लिखना हो तो 1 डिग्री को लिख सकते हो पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी न किसी यूनिट के फॉर्म में दे देते हैं और किसी न किसी यूनिट के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो अगर आप कन्वर्जन जानते होंगे तो इजीली आप कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पाई बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब देखो क्या है, इफ अ बॉडी मेक्स एन रिवोल्यूशन मीन्स एन चक्कर लगाता है, तब उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 2n पाई। थीटा बराबर 2n पाई। इसका क्या मतलब हुआ?
देखो एक चक्कर में कितना आप एंगल डिस्प्लेस करोगे, कितना एंगल घूमोगे, 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री आप घूमोगे तो 2 पाई हो जाएगा, और अगर ऐसे n चक्कर घूमते हो तो कितना हो जाएगा, 2n पाई रेडियन। कितना हो जाएगा, 2n पाई, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अगर आप 2 चक्कर लगाते हैं इतने टाइम में तो इसका क्या मतलब हुआ, उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, आगे हम पढ़ेंगे। तो 2 चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर 2 पाई, दूसरा चक्कर 4 पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 पाई। 4 पाई इसका क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? अब उसको हम रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमेशा जब भी n चक्कर घूमेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई के बराबर। क्लियर? इतना हो गया। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आगे बताऊंगा कि हमारा 2 पार्ट में देखो डिवाइड किया है। अगर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर। अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे डेल्टा एक डी थीटा होता है। डी थीटा मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी है। अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक हमारा जैसे होता है ना कि इंस्टेंटेनियस, मतलब छोटा सा किसी इंस्टेंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो वो छोटा वाला होता है, ठीक, दैट इज डी थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा छोटा वाला वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो फाइनाइट वाला होता है वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर होता है। ठीक है, तो हम इसकी इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, ये थंब है। अगर पार्टिकल हमारा कैसे मूव कर रहा है, सपोज इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन है। ऊपर मींस पॉजिटिव। तभी मैंने ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट जो पेज बताया था, लास्ट पेज में बताया था ना, एंगुलर पोजीशन को अगर एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल घूमता है तो एंगुलर पोजीशन हमारी पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए बताया था। तो अगर ये पार्टिकल हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, देखो ये फिंगर्स जो होती हैं दैट वो बताती हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। ठीक है, ये याद रखना, राइट हैंड थंब रूल से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी निकालते हैं। तीनों चीज हम निकालेंगे इस राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर? समझते हो चलना। अभी लास्ट ईयर आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज वाज रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी गई थी नीट एग्जामिनेशन में। तो याद रखना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। अब देखो ओमेगा दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अगर मैं थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आती है। क्या आती है? एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन वॉज द यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, रेडियन पर सेकेंड दैट इज एसआई यूनिट किसकी है? एंगुलर वेलोसिटी की। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t की पावर 1, t की पावर 1 मीन्स यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t की पावर 1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो इसमें भी 2 पार्ट हैं, ये भी जो वेक्टर क्वांटिटी वाला पार्ट है, ध्यान देना, अगर सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो आप वेक्टर लिख के चले आना। लेकिन अगर पूछता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्या पूछता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर ऑफ वेक्टर, तो याद रखना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कोई नहीं बताता है, टीचर्स भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ लिखा हो तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस की। अगर वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया हमारा दैट इज स्केलर क्वांटिटी, हमारे स्केलर है। क्या होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? कि हमारा सपोज करो किसी टाइम पे आप π/2 डिग्री पे हो, थोड़ी देर बाद आप π डिग्री पहुंच गए, सॉरी π/2 रेडियन पे हो, बाद में π रेडियन पहुंच गए। तो इसमें क्या है? π - π/2 मीन्स π/2 रेडियन आपका
डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले आप क्या थे, पाई बाय 2 पे थे स्टार्टिंग में, मान लो t इक्वल टू 0 पे, ये t इक्वल टू 0 पे आप पाई बाय 2 रेडियन पे थे, इसको ऐसे लिख लो, पाई बाय 2 रेडियन पे थे। बाद में कहाँ पहुंच गए, पाई रेडियन पे किसी टाइम t पे, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, पाई माइनस पाई बाय 2 मीन्स कितना आ जाएगा, मीन्स θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2, पाई बाय 2 का डिफरेंस आ गया कितने टाइम में, t माइनस 0 मीन्स t टाइम में। तो इसका मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी पाई माइनस पाई बाय 2 बाई टी, ये हो जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इस तरीके से हम निकालते हैं θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1। इज इट क्लियर। अब देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम 2 पाई n बाई टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई n बाई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, इसको क्या मतलब, ओमेगा को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। वैसे अगर जनरल एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं तो मान लेते हैं वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब एवरेज एंगुलर इंस्टेंटेनियस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम d स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। d स्क्वायर थीटा बाई मतलब थीटा को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये हमारा किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, मतलब ये किसी न किसी फॉर्म में पूछते हैं क्वेश्चन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा रिलेशन भूल जाता है। क्या रिलेशन है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसका मतलब भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये रिलेशन आप बहुत इजी याद है आपको, डी ओमेगा बाई डी टी को डिफरेंशिएट करना। ये भी आप रिलेशन आप बता सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन ये वाला रिलेशन बच्चा भूल जाता है अक्सर। तो वहां पे एग्जामिनेशन में ओमेगा थीटा के फॉर्म में अगर दे देता है और आपसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पूछता है, मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब किसी सर्टेन टाइम पे, एट टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है। अगर वो टाइम इंटरवल देता है तो उसका मतलब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं पूछ रहा है, वो एक रेंज दे रहा है, वो एक टाइम इंटरवल दे रहा है। तो कभी भी अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछता है तो समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस। जैसे बोल दिया टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बताइए, टी इक्वल टू 1 सेकंड में बताइए, समझ पा रहा मेरी बात को। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी टाइम टी पे पूछ रहा है। क्लियर, ठीक है। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो ना एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। देखो लिखा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी हम राइट हैंड इससे निकालते हैं कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज होगी उसी डायरेक्शन पे हमारा डायरेक्शन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों को एक ही तरीके से डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, वो है राइट हैंड थंब रूल। क्लियर, ये पार्ट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब देखो अगर हमारा अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमारा जीरो है, क्या है जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब इससे ऊपर जो हमने बताया अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब ओमेगा अगर टाइम के हिसाब से चेंज होगा तो हमारा अल्फा आएगा, अगर ओमेगा चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो अल्फा आएगा ही नहीं, तो अल्फा जीरो हो जाएगा। तो अल्फा अगर जीरो है तो समझ जाओ इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर अल्फा हमारा जीरो है, मींस एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो।
अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। किसमें आएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर अल्फा हमारा जीरो नहीं है, अल्फा अगर हमारा है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर? यस। अब देखो, इफ ओमेगा एंड अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन, मींस ओमेगा और अल्फा अगर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ओमेगा हमारे बढ़ेगी। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर देखो ओमेगा विल इंक्रीज, अगर हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन मींस ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ओमेगा डिक्रीज करेगा। जैसे आप नॉर्मली स्टार्टिंग में मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे कि अगर हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती थी, मींस स्पीड इंक्रीज करती थी। और अगर हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मींस वो रिटार्ड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती थी। वैसे यहाँ पे है, अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब उस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वो रिटार्डेशन कर रहा है, उस एंगुलर वेलोसिटी को रोकने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके पास थीटा है, सपोज थीटा है, और आपको ओमेगा निकालना है तो आप क्या करोगे? सिंपल उसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। थीटा दे रखा है, अगर आपको ओमेगा निकालना है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट। और अगर आपके पास ओमेगा दे रखा है, अल्फा निकालना है तो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट टू ओमेगा। किसको डिफरेंशिएट करना है? ओमेगा को। थीटा दे रखा है, ओमेगा निकालना है, डिफरेंशिएट थीटा। और अगर आपको अल्फा निकालना है, ओमेगा दे रखा है, अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट। अगर सपोज करो थीटा दे रखा है और आपको अल्फा निकालना है तो आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको? थीटा को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब आपके पास अल्फा आएगा। इसका मतलब अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्लियर? थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आएगा, थीटा को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा आएगा। क्लियर? और ओमेगा को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आपके पास अल्फा आएगा। अब सपोज को रिवर्स चलते हैं। रिवर्स का मतलब, अगर हमारे पास अल्फा दे रखा है और हमें ओमेगा चाहिए, मींस अल्फा दे रखा है, हमें क्या चाहिए? ओमेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स के लिए क्या करते हैं? इंट्रीगेट। क्या करते हैं? इंट्रीगेट करते हैं। तो अगर आपको अल्फा दे रखा है, क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है, तो आप क्या करोगे? इंट्रीगेट करोगे। इंट्रीगेट कैसे करोगे? अल्फा को इंट्रीगेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अल्फा को इंट्रीगेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपके पास क्या आएगा? ओमेगा आएगा। अब ओमेगा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? थीटा आएगा, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। रिवर्स प्रोसेस। तो थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा, डिफरेंशिएट, अल्फा से वापस ओमेगा, ओमेगा से थीटा, मींस इंटीग्रेट। ये हमारा प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज ना होना बेटा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब देखो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाला था θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1, ऐसे यहां पे क्या है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई T2 माइनस T1, दैट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं इसमें। क्लियर? तो इसी तरीके से हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपका देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस कर लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिया। ये तीनों पार्ट हमारे कवर हो गए। अब ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? काइनेमेटिक्स का। जो मैंने आपको बोला ना, सर्कुलर मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं मोशन इन प्लेन में, वो हमने चैप्टर पढ़ा दिया है, उसमें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन कवर किया है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं डायनामिक्स वाला पार्ट लॉज ऑफ मोशन में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले आगे। ठीक, उसके बाद फाइनल पढ़ते हैं एनर्जी वाला पार्ट, जो कि हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर में। ये तीनों चैप्टर मैंने डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखे, तीनों लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। अब तीनों में से जो सर्कुलर मोशन का पार्ट था वो मैं एक साथ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जैसे आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, क्या पढ़ी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या पढ़ा थर्ड? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। और एक फोर्थ इक्वेशन भी थी, दैट इज किसी nth टर्म पे हम निकालते थे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होती है? एस nth बराबर u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। वैसे ये चार इक्वेशन है हमारे पास। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा मतलब लाइक अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट मींस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी का मतलब टाइम। क्लियर? ऐसे थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जो चार इक्वेशन पढ़ी थी उसी की तरह देखो क्या है, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने पढ़ी थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की तरह है। दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन की तरह है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारी थर्ड इक्वेशन की तरह है देखो। और फोर्थ इक्वेशन क्या थी भाई? फोर्थ इक्वेशन क्या थी? एस एंथ वाली, क्या थी? एस एंथ बराबर u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, ये फोर्थ इक्वेशन है। मतलब किसी nth मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे अगर आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो उसको हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। कम आती है एग्जाम में, बहुत कम पूछी जाती है, पर तीनों स्टार्टिंग की जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन, अब ये डायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो पार्ट था वो हमारा काइनेमेटिक्स का था, अब डायनेमिक्स वाला पार्ट हो रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में है, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन होता है जो उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, एक ही चीज है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियली लगता है। टेंजेंशियली का मतलब यहां पे हुआ, देखो डायग्राम में समझना, ये जो पार्टिकल है इसको टेंजेंट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो कराएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दैट इज एटी। टेंजेंटली मतलब उसकी वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियली इंक्रीज करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली। ये दोनों जो एक्सेलरेशन हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहलाएगा टोटल एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? टोटल एक्सेलरेशन। तो देखो यही हमने लिखा है, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर, ये याद रखना, डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर्मूला पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, किसी न किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्रॉस आर ऑप्शन में दे देंगे, आर क्रॉस अल्फा, ओमेगा स्क्वायर क्रॉस अल्फा, ऐसे कुछ अलग अलग फॉर्म में देंगे, पर याद रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मींस ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा क्रॉस वी आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो ऐसे ही करते थे। तो यहां पे क्या? ओमेगा क्रॉस वी, याद रखना, वी क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस वी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगता है, बिल्कुल सही बात है। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होती है? यस, अलग अलग डायरेक्शन होगी, हर पॉइंट पे अलग अलग। ये पार्टिकल अभी यहाँ पे थोड़े बाद जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी। मींस इसका मतलब क्या हुआ? टुवर्ड द नीचे साउथ। ये कहाँ थी? टुवर्ड्स वेस्ट। अब जब यहां पहुंचेगा तो किस डायरेक्शन हो जाएगी? टुवर्ड्स ईस्ट। जब यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्थ। है तो सेंटर की तरफ,
लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना चेंज होता है, ये मत सोचना कि कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, v²/r जो हम करते हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं वो चीज, ठीक है। अब देखो ये याद रखना, टोटल एक्सेलरेशन मींस अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन होता है भाई, ये टोटल एक्सेलरेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब टोटल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल और एक कंपोनेंट टेंजेंशियली। अब जो टोटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो देखो, टोटल एक्सेलरेशन ये है, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या बोल रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। अब ये इसका एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, मींस अगर टोटल एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से थीटा एंगल बना रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, tan थीटा बराबर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपको थीटा निकालना है, मींस टोटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप ऐसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अगर आपकी स्पीड को चेंज करवा रहा है तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वही स्पीड को चेंज करवाता है, तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं लगता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब लगेगा, जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, वहां पे स्पीड की चेंज होगा, मतलब स्पीड चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। तो अगर स्पीड चेंज हो रही, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो चेंज हो रहा है, तो उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसे लिखते हैं, देखो जैसे लिखा हुआ है, याद रखना d mod v/dt। डिफरेंट एक्सप्रेशन पूछे जा चुके हैं किसी एग्जामिनेशन में, बार बार जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करवा रहा हूँ, बार बार, पहले सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं पर जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवा रहा हूँ। तो ये हमारा जो कांस्टेंट है, मींस यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। अगर हमारी वेलोसिटी मतलब स्पीड जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड जो है, अगर वो कांस्टेंट है पूरे पाथ के लिए, पूरे मोशन के लिए, तब उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, मींस एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं लगेगा, मींस हमारी जो लीनियर स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इज इट क्लियर? एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है, जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मैंने आपसे कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगता ही लगता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ओमेगा क्रॉस वी होता है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी ले सकते हैं, मींस आर ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं। ओमेगा क्रॉस वी ये रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल मूव कर पा रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही वो पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से कर पा रहा है। इसका देखो फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v²/r, v²/r भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v²/r या ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर या v²/r। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन देखो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। प्लीज ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि टोटल एक्सेलरेशन क्या है, टोटल एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड है या रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको हम टोटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर हमारा स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो रहा है तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। दोनों को देखो ध्यान से देखो, ये दोनों को इस तरीके से लिखा जाता है, ये एक्सप्रेशन है, गलत मत करके आना एग्जामिनेशन में प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, मैंने आपसे क्या कहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लगता है, टुवर्ड द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया कैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, कहां पे लगता है, टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, और इसी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। इसका फॉर्मूला हो गया mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। क्या हो गया, mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर।
अब लिखो क्या लिखा, द फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन कर्व पाथ में सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने क्या बताया, टुवर्ड द सेंटर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल का लगेगा उसके अपोजिट, आउटसाइड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर सपोज करो एक पार्टिकल है, अगर ये गोल गोल घूम रहा है, इसको मैं अगर छोड़ दूं, ऐसे ऐसे करके घुमा के छोड़ दूं, तो वो कैसे भागेगा, टेंजेंशियली भागेगा। कैसे भागेगा, टेंजेंशियली। सपोज करो ऐसे पार्टिकल घुमा रहा हूं और एकदम उसकी रस्सी टूट जाए, पार्टिकल जिससे कनेक्टेड है रस्सी से, और रस्सी टूट जाए तो पार्टिकल कैसे जाएगा, टेंजेंशियली भागेगा। कैसे भागेगा, टेंजेंशियली। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक एपरेंट फोर्स है दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन कर्व पाथ। जो ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल कर्व पाथ में मूव कर रहा है, उसमें अगर कोई बैठ जाए, उस पार्टिकल के ऊपर बैठ जाओ। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करो ये पार्टिकल जो है ये गोल गोल घूम रहा है और इस पार्टिकल पे आप बैठ गए यहाँ पे। ठीक है, रस्सी से बांधा हुआ है, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, इस पे आप बैठ गए। जब आप बैठोगे तो आपको एक फोर्स फील होगा, ऐसा फील होगा कि कोई आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। कैसा धक्का दे रहा है, बाहर की तरफ, भाग जाओ यहां से, दूर भागो यहां से। तो ये जो फोर्स फील हो रहा है आपको, वो फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो फ्रेम, अलग अलग फ्रेम पे फील करने वाला फोर्स है, अलग अलग फ्रेम पे फील करने वाला फोर्स है। तो इट इज द एपरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन कर्व पाथ। कर्व पाथ पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को फील होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट्स लाइक अ, वी कैन से इट्स अ सूडो फोर्स। कैसा फोर्स है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है। क्लियर, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड द सेंटर। क्लियर। अब देखो, वाइल टर्निंग ऑन रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायनामिक्स का पार्ट है। जब आप रोड पे राइड करते हो, बाइक करते हो या कार करते हो या साइकिल करते हो, जब टर्न आ रहा होता है, तो क्या कर रहे होते हैं, अपनी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। अगर हमारी रफ सरफेस है, ऑफकोर्स जो रोड होता है वो रफ होता है। ठीक है, अगर बहुत स्मूथ है, सपोज करो वहां पे बर्फ है, तो वहां पे आप बहुत स्लो स्पीड से चलाओगे। ठीक है, तो जो टर्न जब हम करते हैं तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन। क्या कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। जो सरफेस में रफ सरफेस है, जो व्हीकल के टायर और आप कह सकते हो जो रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो फ्रिक्शन टर्न करते समय हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। देखो यहां पे समझना, ये हमारा जो व्हीकल है, ठीक है, इस व्हीकल को जो फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ लगेगा और यही फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है। अब जो अगर सेफ टर्न करना है आपको, ताकि आप स्किड ना करो, फिसलो नहीं, मतलब आपका जो गाड़ी है वो घिसक ना जाए, फिसल ना जाए, टॉपल ना कर जाए, सेफली टर्न कर पाए, तो उसके लिए याद रखना जो फ्रिक्शन है इतना इनफ होना चाहिए mv² r के बराबर या उससे ज्यादा। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² by r। इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या इसके बराबर होनी चाहिए। इससे अगर कम हो गया तो आप, इसका मतलब स्किड करने वाले हो, आप फिसल जाओगे। तभी मैं कह रहा हूं अगर बर्फ होगी, बर्फ में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, वो इतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो आप जब टर्न करते हो तो ध्यान से करना। स्केटिंग चलाते हैं, आइस स्केटिंग जो होती है, तो उसमें जब टर्न कर रहे होते हैं तो वो टर्न करते हुए स्पीड को इतनी कम कर देते हैं ताकि जितना फ्रिक्शन वहां प्रोवाइड हो रहा है वो उसको बैलेंस कर पाए, सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाए। इज इट क्लियर? तो याद रखना, जब हमारा रफ सरफेस जो होता है, एक चीज और है, बरसात जब होती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है रोड पे। जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो फिसलने की चांस ज़्यादा होती है, व्हीकल फिसल जाता है, एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं।
तो इसलिए जब भी आप यू टर्न लो या टर्न लेते हो तो ध्यान से हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, सो दैट जो हमारा फ्रिक्शन है वो उसको सेफली टर्न करा पाए। तो याद रखना कितना होना चाहिए, म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर और वी शुड बी लेस देन म्यू आर जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम जब नेक्स्ट सेशन पे इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर मोशन से, तो आप देखना कि कैसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इस इक्वेशन से। मीन्स वी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जो हम टर्न होता है उसका जो रेडियस होगा दैट इज उसका हमारा रेडियस जो है वो आर है। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? इससे कम होनी चाहिए स्पीड या बराबर होनी चाहिए। ये तो बात थी फ्रिक्शन की। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होना चाहिए? रोड में बैंकिंग होनी चाहिए। बैंकिंग मतलब थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए। रोड कैसा होना चाहिए? टिल्ट। जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा टिल्ट होना चाहिए। तो आप देखना कई हाईवे होते हैं, उस हमारे हाईवे बहुत स्मूथ होते हैं, वहाँ फ्रिक्शन कम होता है तो थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो जब आप गाड़ी यू टर्न ले रही होती है या टर्न कर रही होती है और काफ़ी हैवी टर्न होता है, तो आप देखना जो व्हीकल है वो मतलब साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, या आपने मोटो जीपी रेस देखी होगी या फॉर्मूला रेस देखी होगी, तो उसमें देखना जो आपकी थोड़ी जो बाइक टर्न करते हैं जब हमेशा ऐसे टिल्ट होकर चले जाते हैं, वो जो बैंकिंग है उसको हम बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग। जो बैंकिंग है उसमें देखो कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं मेजर। फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, स्मूथ है। तो देखो सबसे पहले mg जो लग रहा है नीचे, वेट ऑफ द व्हीकल। नॉर्मल फोर्स इज नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, वी कैन से ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल का एक कंपोनेंट। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो उसके वेट को बैलेंस करेगा mg को, और एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट n sin थीटा वो बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो n sin थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर और n cos थीटा बराबर एम जी। इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी और v बराबर अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर सिर्फ बैंकिंग है, फ्रिक्शन नहीं है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट आर जी tan थीटा। इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट आर जी tan थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो इंक्लाइंड है, मतलब बैंकिंग एंगल कह सकते हो। थीटा इज द व्हाट? बैंकिंग एंगल, ये भी कह सकते हो। क्लियर ये बात? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? कंबाइन करने वाले, मतलब फ्रिक्शन के साथ साथ बैंकिंग भी, दोनों चीज का मजा ले। पहले तो फ्रिक्शन था, दूसरा बैंकिंग हो गया, अब तीसरा आया फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग। तो जब सर्कुलर टर्निंग हम ले रहे हैं, जब फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों प्रोवाइडेड है रोड में दोनों चीज हमारे पास है, तो हमारे यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर व्हीकल की स्पीड बहुत कम है, कैसे स्पीड बहुत स्लो हम लेके चल रहे हैं, तब उस समय जो फ्रिक्शन है, देखो यहाँ पे 3 फोर्सेस लगेंगे, मेजर फोर्सेस। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल फोर्स, दूसरा हमारा mg और तीसरा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो टोटली डिपेंड करेगी कि जो व्हीकल है जो टर्न कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैंने पहला केस देखा, अभी स्पीड जो है हमने लेके चल रहे हैं बहुत स्मॉल, बहुत कम स्पीड है, तो इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। बाहर का मतलब कि व्हीकल के आउटर व्हील में लगेगा। आउटर व्हील का मतलब समझ रहे हो बात को? ये हमारा सपोज करो ऐसे है, तो ये कहलाते हैं इनर व्हील, ये वाले क्या कहलाते हैं? इनर व्हील, और ये वाले कहलाते हैं आउटर व्हील। जो बाहर की तरफ हैं, रोड के अंदर की तरफ जो टर्न करते हुए जो रोड के अंदर की तरफ होंगे वो इनर व्हील कहलाएंगे, जो बाहर की तरफ होंगे वो आउटर व्हील कहलाएंगे। तो फ्रिक्शन हमारा आउटर व्हील की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ एक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, ये देखो बाहर लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक एफ कॉस थीटा और एक अपर साइड में लगेगा एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा बैलेंस mg, ये mg को बैलेंस करेंगे। और एफ कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर ये दोनों मिलके एन साइन थीटा को बैलेंस करेंगे। तो फ्रिक्शन आउटसाइड लगा क्यों? इसलिए लगा था ताकि, क्योंकि स्पीड कम है, एम वी स्क्वायर आर बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो एन साइन थीटा को तो बैलेंस करना है। तो फ्रिक्शन ने कहा चलो मैं हेल्प करता हूं एम वी स्क्वायर बाई आर को, मैं आउटसाइड लग जाता हूं।
तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो हो गया एफ कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों मिल के एन साइन थीटा को बैलेंस करेंगे, जिससे हमारे पास जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी इस रिलेशन में वो आएगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर व्हीकल की स्पीड हाई है, क्या है, स्पीड हमारी हाई है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन इनवर्ट का मतलब क्या हुआ भाई, इनर वाले व्हील की साइड यहां लगेगा फ्रिक्शन। स्पीड इनफ है, स्पीड जो है वो इतनी इनफ है कि वो नॉर्मल के कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन ने कहा चलो अब इस बार मैं नॉर्मल के कंपोनेंट को हेल्प करूंगा। फ्रिक्शन बहुत हेल्पिंग नेचर है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, स्टैटिक फ्रिक्शन याद है। तो इस बार क्या किया, एफ ने डाउनवर्ड लगने स्टार्ट किया, मींस इनर व्हील की तरफ लगने लगा, उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, साथ में नॉर्मल उसके साथ मिलके सेंट्रीपिटल को बैलेंस कर रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस नहीं मतलब प्रोवाइड कर रहा है, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो है mg के साथ मिलके n cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो इस बार जो इक्वेशन बन सकती है वो बन सकती है n cos थीटा बराबर f sin थीटा प्लस mg, एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर m v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इससे हमें रिलेशन मिला, मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिल सकती है दैट विल बी अंडर रूट आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। जरा देखो दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। मिनिमम के लिए आर जी टेन थीटा माइनस म्यू, माइनस वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, टेन थीटा माइनस म्यू, और 1 प्लस म्यू नीचे वाला प्लस में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, म्यू प्लस टेन थीटा, ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे 1 माइनस म्यू टेन थीटा जो आ रहा है वो माइनस वाला पार्ट नीचे आ रहा है, जिससे कि हमें वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। जब डिनोमिनेटर कम होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है, इस तरीके से याद रखो। जिससे देखो रिलेशन क्या है हमारे पास, जो सेफ अगर सक्सेसफुल टर्निंग करनी है रफ रोड में और बैंकिंग के साथ सक्सेसफुल टर्निंग करनी है, तो ये रिलेशन वेलोसिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू में आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, दैट एक्सप्रेशन। क्लियर, समझा मैंने दिया है दोनों को। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में याद आएंगी, तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का मतलब ये है, अगर आप एक रस्सी को ऐसे ऐसे करके, मतलब पार्टिकल को बांधो रस्सी से और उसको ऐसे से घुमाओ, ऐसे से अगर घुमाओगे तो देखो ऐसे लगेगी, ऐसे से घूमेगी। जब ऐसे से घूमेगी तो एक कोन बनाएगी। कैसे बनाएगी, कोन, इसी को इसका नाम पड़ गया कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में देखो ध्यान से, टेंशन स्ट्रिंग में लग रहा है, ठीक है, mg लग रहा है नीचे और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है बाहर। टेंशन का एक कंपोनेंट जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, और टेंशन का एक कंपोनेंट जो है दूसरा कंपोनेंट वो mv स्क्वायर r प्रोवाइड कर रहा है, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो t sin थीटा mv स्क्वायर बाय r बराबर t cos थीटा mg के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय rg, v हो जाएगा अंडर रूट rg tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, अंडर रूट rg tan थीटा। r क्या है, r द रेडियस जो है उस सर्कुल, जो कोनिकल पेंडुलम में जो रेडियस पार्ट होगा वो r है। r हम वैसे निकाल सकते हैं l sin थीटा करके। r क्या है हमारा, l sin थीटा के बराबर है भाई। l का हम कंपोनेंट करो, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, l sin थीटा करोगे तो r आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा बन गया रिलेशन वेलोसिटी निकालने के लिए। ऐसे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ओमेगा भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें छोटे छोटे की पॉइंट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो, जब पार्टिकल को, ये हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा जाता है, एनर्जी का कंजर्वेशन से काम चलता है, मतलब ये पूरा एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। तो नीचे हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने मान ली 0। जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और वो कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में।
ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितनी मिनिमम स्पीड हम नीचे प्रोवाइड करें ताकि ये पूरा सर्कुलर मोशन कर पाए। तो वही इसके रिलेशन है, ये जो रिलेशन मैंने लिखवा रखा है कि हर अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि पूरा सर्कुलर मोशन कर पाए। देखो तो ए पॉइंट हमने सबसे पहले ये लिया, ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट पे वेलोसिटी होती है √5gl, √5gl। याद कर लो भाई, पूछा जा चुका है, हो सकता है फिर पूछ ले, √5gl। बी और डी पे सेम वेलोसिटी होगी, दैट इज √3gl। सी पॉइंट पे सबसे कम वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, √gl। कितनी होगी, √gl। अगर आप किसी जनरल पॉइंट पे निकालते हो, सपोज यहाँ पी पॉइंट पे हमने निकाला है, तो √gl 3 + 2 cos थीटा। देखो मैं इसको ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, टाइम नहीं है, मैं आपको सब की पॉइंट बता रहा हूँ जो आप याद कर सको तो बहुत बढ़िया। √gl ब्रैकेट ओपन 3 + cos 2 थीटा। अब थीटा हमारा पहले 0 डिग्री कर दो, 0 डिग्री पे 1 हो जाता है तो √5gl आएगा। देखो यहाँ पे 5gl आ जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री कर दोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, √3gl आ जाएगा, तो यहाँ पे √3gl आ गया। थीटा अगर 180 डिग्री कर दोगे तो पाई कर दो, पाई मतलब -1, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो √gl आ जाएगा, तो यहाँ पे √gl आ जाएगा। तो मीन्स अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। √gl ब्रैकेट ओपन 3 + 2 cos थीटा। ठीक है ना, इजी। टेंशन सबसे ज्यादा मिलेगी आपको लोअर पॉइंट पे, दैट इज 6 mg। कितनी मिलेगी, 6 mg। बीचों में बी और डी पे सेम 3 mg, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगा। इसको भी याद करने का तरीका सिंपल है, 3 mg ब्रैकेट ओपन 1 + cos थीटा। 3 mg ब्रैकेट ओपन 1 + cos थीटा। अब बात करें, बस देखो ये दोनों पार्ट पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा ये दोनों पार्ट पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता है, पर लेकिन मैंने लिखवा दिया है। पोटेंशियल एनर्जी 0, नीचे पोटेंशियल एनर्जी 0, ए पॉइंट पे 0 होती है यहाँ पे, ये हमारा रेफरेंस है। mgl होगी यहाँ पे, क्योंकि आप एल हाइट, एल लेंथ, जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की उतना ऊपर आप जा चुके हो, इसलिए mgl। और सबसे टॉप पॉइंट पे 2 mgl। इसको भी याद करने का तरीका mgl 1 - cos थीटा। वैसे मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी और टेंशन दिमाग में रखें। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रिलेशन है 5g 3g g 1 + 3 cos 2 cos थीटा। जैसे हमने ऊपर आपको याद करवाया है सेम वही है, बस √ हटा देना, l हटा देना। 3 + 2 cos थीटा, g ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी और टेंशन पूछा जाता है। बार बार कह रहा हूँ, वेलोसिटी और टेंशन पूछा जाता है। अगर आप लिखना चाहते तो लिख लें, याद कर लें, याद कर पा रहे हैं तो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेलोसिटी और टेंशन है। अब आते हैं नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्ट्रिंग की जगह लाइट रॉड का यूज करूं और उसको कंप्लीट सर्कुलर पाथ कराना है तो मिनिमम स्पीड तो हमारी इतनी होनी चाहिए, v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4gl। l इज द लेंथ ऑफ द रॉड। टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा 0 नहीं होगा, जबकि स्ट्रिंग वाले केस में टेंशन हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या था, यहाँ पे टेंशन क्या था, 0। सर्कुलर मोशन करवाने के लिए टेंशन क्या था, 0, लेकिन रॉड में टेंशन 0 नहीं होगा। तो लेकिन वेलोसिटी हमारी ऊपर टॉप पॉइंट पे 0 होती है। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है, इसलिए बस याद रखो कितनी वेलोसिटी होती है, √4gl बस। अगर आपका सपोज करो वेलोसिटी जो है, समझना ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी जो है √5gl नहीं है, 0 और √2gl से अंदर में है, तो वो ऑसिलेट करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब वो ऊपर जा ही नहीं पाया, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, हॉरिजॉन्टल लेवल तक ही नहीं पहुँच पाया। पार्टिकल क्या है, यहीं पे ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑसिलेशन के लिए। अगर स्पीड जो है √2gl और √5gl के बीच में है, तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया है, और उसके बाद ये ऐसे करके ऐसे पैराबोलिक पाथ में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाया है। कैसा मोशन कर पाया, पैराबोलिक पाथ। तो अगर वेलोसिटी √2gl और √5gl के बीच में है तो वो कैसा पाथ करेगा, फॉलो पैराबोलिक। लास्ट पार्ट है, अगर वो √5gl से स्पीड ज़्यादा है, नीचे हमारी जो स्पीड है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर √5gl से ज़्यादा है तो वो जाके एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कर पाएगा। ठीक है, ये सारे जो की पॉइंट्स थे, जो सारे कंसेप्ट्स थे, ये हमारे
कंसेप्ट थे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और समझते हुए चलें पॉइंट्स को। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल मैंने बना दिया है, प्लीज अपने डाउट जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।